Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this channel. It's basically a channel I'm going to share with you guys कि जो मैंने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है और जो मुझे अच्छा लगता है समझाना, जो मुझे समझ आ चुका है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ज़्यादा सर ना खपाना पड़े एंड आप लोग इजीली उसको समझ सको. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो मुझसे हो सकेगा मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह. आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ईयर कोर्स ऑफ MBBS. वैसे जो जिन्होंने BS में चूज़ किया है वो भी इसको देख सकते हैं. बुक्स के लिए मैं जो बुक इस्तेमाल करूँगी दैट इज़ पनकजा बुक. आप जो है सत्या भी इस्तेमाल कर सकते हो, लिपनकॉर्ड भी है और बहुत सी बुक्स हैं. बस मेक श्योर कि वो आपके जो भी कोर्स है मतलब उसको कंप्लीट कर रहा हो. सेकंड चीज़ ये है कि आप वो बुक ज़्यादा से चूज़ करो जो आपके लिए ईजी हो समझना, एंड वो भी बुक आप चूज़ करो कि जो आपके कॉलेज में इस्तेमाल होती है एंड आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो उससे आता है. क्योंकि ऑब्वियसली अब आप ज़्यादा बुक्स का इस्तेमाल मत करना, उसी बुक के साथ बस एक बुक के साथ स्टिक रहना, ठीक है. चलिए, और कंटेंट तो वैसे भी सबका सेम होगा ना. अब सेल अगर एक बुक में है तो दूसरी बुक में भी सेल का वही स्ट्रक्चर बताया जाएगा ना. वैसे तो नहीं है कि सेल कुछ और एक्सप्लेन किया जाएगा बुक में. खैर, कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर. अच्छा, तो इसमें जो पहला पैराग्राफ पर में एक्सप्लेन किया हुआ है वो सेल के बारे में है कि सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है, ठीक है. फंक्शन यूनिट है हमारे बॉडी का. जो भी डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करने होते हैं. जैसे हमें मालूम है कि सेल के अंदर ऑर्गेनीज है, ऑर्गेनीज का अपना अपना काम होता है. फिर बहुत से सेल जब मिलते हैं तो सेल से क्या बनता है, टिश्यूज़ बनते हैं. टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि सारा का सारा जिसकी बेस पर सारा का सारा बॉडी और सारा का सारा सिस्टम बन रहा है. फिर इसमें ये बात बताई जा रही है कि बायोकेमिस्ट्री ना, ये तो सेल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई ना. अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है. तो बायोकेमिस्ट्री में जो दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, एक है बायो. बायो का मतलब होता है लाइफ एंड केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है. तो लाइफ से रिलेटेड वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो कि लाइफ के अंदर हो रहे हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, उनको स्टडी करना. जैसे फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना, विटामिन्स का क्या रोल होता है बॉडीज़ में, मिनरल्स का क्या रोल होता है बॉडीज़ में, डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स जो हैं जैसे DNA का स्ट्रक्चर, RNA का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर और स्टफ, इसको स्टडी करना. सिमिलरली जो है एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके कौन से रिएक्शंस होते हैं, हीम सिंथेसिस कैसे होती है, फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन कैसे होती है, ऑल दिस ये सब कुछ स्टडी करना किस में आएगा, क्योंकि सारे रिएक्शंस हैं इनको हम स्टडी कर रहे हैं, ये आएगा इन द बायो केमिस्ट्री, ठीक है. यहाँ तक यकीन आप लोगों को समझ आ गया होगा. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो इसमें चैप्टर में बताई हुई है, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ सेल्स. नाउ वैसे तो ये भी सारा का सारा रिकैप ही है. दो तरह के सेल्स होते हैं. वी हैव द यूकैरियोट्स एंड वी हैव द प्रोकैरियोट्स. जो यूकैरियोट्स होते हैं, यू मतलब ट्रू एंड कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस हमें नजर आएगा, उसकी एक अच्छी सी बाउंड्री होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे कि दीज आर द यूकैरियोट्स. वाइल द प्रोकैरियोट्स आर दोज, प्रो मतलब पहले, ठीक है, पहले. तो प्रो मतलब बिफोर एंड कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि क्या होंगे, ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, एक डिफाइंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ऐसा नहीं है कि उनमें DNA नहीं होगा, DNA भी होगा, क्रोमोसोम सब कुछ होगा, लेकिन उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है. उनका DNA या क्रोमोसोम जिसको कहेंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी अगर लेट्स से ये सेल है, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं. प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल क्या आती है, वी हैव द ब्लू ग्रीन एल्गी, वी हैव दी आर्कियोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया की क्लास में ही आ जाता है, ठीक है. ये दोनों कैटेगरीज किस में आती है, प्रोकैरियोट्स में आती है. अब अगर हम एक सेल लेते हैं, लेट्स से ये प्रोकैरियोट है, तो इस प्रोकैरियोट के अंदर DNA या क्रोमोसोम तो होंगे, ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये एक खास रीजन के अंदर होते हैं. ऐसे नहीं कि रैंडमली पड़े होंगे. प्रोकैरियोट्स में नो डाउट कि न्यूक्लियस तो नहीं होता, DNA और क्रोमोसोम, लेकिन ऐसा नहीं है कि DNA और क्रोमोसोम जो है रैंडमली पड़े होंगे. दे गोइंग टू बी इन पर्टिकुलर रीजन, ठीक है. और उस पर्टिकुलर रीजन में जो होते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, वो रीजन कहलाता है न्यूक्लियोइड. तो आप इसको इस पॉइंट को आप याद रख सकते हो इन द डिफरेंस ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. और इसमें बहुत से डिफरेंसेस है जो कि आपको इस पैराग्राफ में दिखाए हुए हैं. ये सारा का सारा पैराग्राफ, ये सारा आप इजीली पढ़ सकते हो, दिस वेरी बेसिक, सो आई एम नॉट गोना गो टू द डिटेल ऑफ इट. बट हाँ, इसमें एक चीज़ जो मैं बताऊंगी वो ये वाला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का. देखिए, ऑर्गेनीज यहाँ हमको मालूम होना चाहिए कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें तो चलो वेल डिफाइंड ऑर्गेनीज प्रेजेंट है ना, वेल डिफाइंड ऑर्गेनीज है जो कि हर एक अपना अपना काम कर रहा होता है. और प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनीज नहीं होती विद सम एक्सेप्शन, जैसे कि राइबोसोम होता है, ठीक है, वो भी स्मॉलर होता है इन साइज, ये होता है प्रेजेंट. अब जब ये सारा कुछ प्रेजेंट है तो अब हमें ये देखना है कि
आखिर इसकी फिर एनर्जी कहाँ बनती है, यानी कि अगर इसमें ऑर्गेनिल्स नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। तो अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर इसकी एनर्जी कहाँ बनती है? तो इसकी जो एनर्जी होती है वो एक्चुअल में इसका जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, अब बैक्टीरिया है, इसका मेम्ब्रेन तो होगा ना, सेल है ये भी, तो इसका कोई मेम्ब्रेन तो होगा। तो मेम्ब्रेन के अंदर कुछ खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, और ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स एक्चुअल में ऑक्सीडेशन करते हैं, और दे बेसिकली प्ले देयर रोल, ताकि क्या बना सकें, एनर्जी बना सकें। तो इस तरह से जो है ये एनर्जी बनती है। तो इसकी जो पार्ट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस टेबल में और सारा बेसिक्स ही बताया हुआ है। फिर उसके बाद एक और जो साइड बॉक्स में वायरसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसमें ये बात समझाई जा रही है कि जो वायरसेस होते हैं ये बॉर्डर लाइन पर आते हैं, ठीक है। बॉर्डर लाइन पर आने का मतलब क्या हुआ? बॉर्डर लाइन पर आने का मतलब ये हुआ कि ना तो हम इसको कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ना हम इसे कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो अगर ये लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, तो हम इसको कहते हैं कि दैट वी डोंट नो, कि इसमें हम कन्फ्यूज़ हैं, साइंटिस्ट आर कन्फ्यूज़ कि हम इसको किस में डालें, क्योंकि ये बहुत से ऐसे बिहेवियर शो करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिप्लिकेशन करना, ठीक है। जब भी इनको प्रॉपर होस्ट मिलता है तो ये रिप्लिकेट करते हैं, और अगर ये होस्ट वगैरह नहीं मिलता तो बाहर ये एक डोर्मेंट स्टेट में होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, एंड दे डू नॉट वर्क। जस्ट इनका एक ही काम कर सकते हैं अगर ये बाहर हैं, कि किसी भी प्रॉपर होस्ट को इन्फेक्ट कर लें, ठीक है, यही काम इनका होता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है समझने का, दैट इज़ अबाउट द ऑर्गेनेलिस, ठीक है। अब ऑर्गेनेलिस में मैं सारी ऑर्गेनेलिस आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ये ऑर्गेनेलिस आर वेरी वेरी बेसिक्स जो कि इस में एक्सप्लेन की गई हैं। लाइक अच्छा सा ऑर्गेनेलिस का अगर आपने पढ़ना है तो आप हिस्ट्री की बुक से पढ़ो, या फिर आप जो है फिजियो की बुक से पढ़ो। बट दिस आर अगेन वही, अगर आपने सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में अच्छे से ऑर्गेनेलिस की हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे, अदरवाइज इट्स ऑल बेसिक्स, ठीक है। सो ऑर्गेनेलिस में जो मैं कुछ ऑर्गेनेलिस की बात करूँगी उसमें आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, साइटोसोल एंड आई विल बी डिस्कसिंग वन मोर थिंग, साइटोसोल साइटोजेल। इनका डिफरेंस क्या है ये मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं इसमें। और एक आखिरी चीज़ मैं बताऊँगी वो है रिगार्डिंग द पेरोक्सिसोम्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें। ऑलराइट, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें ये तो मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट, हम सब जानते हैं इस बारे में। लेकिन सिर्फ ये चीज़ नहीं होती, इसमें बहुत से और प्रोसेसेस भी होते हैं, जैसे कि हीम सिंथेसिस के कुछ स्टेप्स इसमें होते हैं, ठीक है। जब हम इंशाल्लाह हीम सिंथेसिस पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से स्टेप्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। सिमिलरली इसमें फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। इसमें नंबर 3 एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है ना, वो तो मैंने बता दिया। इसके अलावा इसमें यूरिया साइकिल का कुछ पार्ट भी होता है, सारा नहीं लेकिन कुछ पार्ट यूरिया साइकिल का भी इसमें परफॉर्म होता है। सिमिलरली ऑक्सीडेटिव पार्ट, हाँ, ट्राई कार्बोक्सिलिक ये सब हो गया, सही है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड। सिमिलरली यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि पेरोक्सिसोम्स के बारे में यू नो दैट कि पेरोक्सिसोम जो है डिटॉक्सिफिकेशन में अपना रोल प्ले करता है। सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा होगा कि ये पेरोक्साइडेज एंजाइम्स इसमें होते हैं, और सिमिलरली कैटालेज एंजाइम होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनाते हैं, फिर उसको कैटालाइज कर लेता है, वाटर बना लेता है, एंड साथ में गैस ऑक्सीजन बनता है। तो इस तरह से ये चीज़ें बनती हैं इन केस ऑफ द पेरोक्सिसोम। इसके अलावा इसका एक और मेन फंक्शन जो कि आपको याद रखना चाहिए वो है फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करना, ठीक है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन भी ये परफॉर्म करता है, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड ये भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं, पेरोक्सिसोम्स जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटेड है, ये भी सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल्फ रेप्लिकेटेड, ये डिवाइड हो सकता है, ये भी सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये SCR से बनते हैं, दे आर नेवर फॉर्म्ड बाय गोल्जी। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट रहा है कि गोल्जी से पेरोक्सिसोम भी बनते हैं, तो नहीं, गोल्जी से नहीं बनते। गोल्जी से लाइसोसोम बनता है, बट पेरोक्सिसोम या तो सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं या फिर ये SCR से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द लास्ट वन थिंग, दैट इज़ द साइटोसोल और साइटोजेल। नाउ बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और ये समझते हैं कि साइटोसोल और साइटोजेल आर एक ही साइटोप्लाज्म के 2 मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल में 2 फिजिकल स्टेट्स हैं ऑफ द सेम वन साइटोप्लाज्म,
टू फिजिकल स्टेट्स हैं। जैसे होता है ना कि पानी है, वाटर, अब वाटर सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। ये इसकी 3 मुख्तलिफ फेजेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो साइटोप्लाज्म है जो कि मोस्टली वाटर है, उसकी भी 2 फेजेस हो सकती हैं। ईदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ साइटोसोल या जेल। नाउ सोल का मतलब ये है ना कि ये वाटरी होगा ज़्यादातर, इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, कम गाढ़ा होता है, एंड इसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं इस स्टेट में अगर साइटोप्लाज्म है। और अगर फ्रीली मूव कर सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। जबकि जो साइटोजेल होता है, साइटोजेल, जेल का मतलब है कि ये थोड़ा सा विस्कोसिटी में इसमें ज़्यादा है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा जेली है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड स्टेट है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं करते, तो ये मोस्टली स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा उस केस में, यानी कि जब इनएक्टिव होता है, मोस्टली इतने फंक्शंस सेल्फ परफॉर्म नहीं कर रहा। तो दीज आर द 2 फिजिकल स्टेट्स जो कि एक साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जा सकती हैं, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोसोल के अंदर मुख्तलिफ अक़साम के काम हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हो गया, ये सारे के सारे आप बार आराम से पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में। फिलहाल आप इनके नाम सुन लो। ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना, इसी तरह से प्यूरिन और प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस एंड एक्सेट्रा, और हीम सिंथेसिस और यूरिया साइकिल का भी कुछ पार्ट, यूरिया साइकिल का पार्ट और हीम सिंथेसिस का कुछ पार्ट। एक तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे थे ना, और दूसरा ये साइटोसोल में भी होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के पार्ट में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एक और टॉपिक जो कि है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो मैं थोड़ा सा इसको भी ओवरव्यू करना चाहूँगी। सेल मेम्ब्रेन को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ प्लाज्मा लेमा का हो, प्लाज्मा लेमा का हो, जो भी कहो, या सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी हम इसको कह सकते हैं। सो जो प्लाज्मा लेमा है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी ताकि वी हैव अ गुड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो वी नो दैट इट्स बेसिकली लिपिड बाइलेयर, ठीक है, लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड बाइलेयर इस मीन्स कि ये 2 लेयर से मिलके बना होगा। सो वी हैव 1 एंड ऊपर इससे ये सेकेंड लेयर। सो इस तरह ये एक लेयर हो गई और ये दूसरी लेयर हो गई, ये दोनों मिल गई और उन्होंने क्या बनाई, लिपिड बाइलेयर बनाई, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। सेकेंड, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये मालूम हो कि अब ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, इसको क्या कहते हैं। इसको हम नाम देते हैं लेसिथिन का। इट्स अ फॉस्फोलिपिड। जब आप थर्ड मॉड्यूल पढ़ोगे इंशाल्लाह, थर्ड ब्लॉक पढ़ोगे, तो यू विल बी डिस्कसिंग फॉस्फोलिपिड्स इन डिटेल इन देयर इंशाल्लाह इन बायोकेमिस्ट्री। सो भी इसका टेंशन नहीं लेना कि क्या होता है, कैसे होता है, उधर भी समझ आओगे। खैर, अभी मैं आपको इसका बेसिक जनरल स्ट्रक्चर बताऊंगी। सो दिस इज़ द हेड, राइट, एंड दिस इज़ द टेल। जो हेड होता है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक, एंड जो टेल्स होते हैं दैट आर हाइड्रोफोबिक। नाउ इफ़ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इट, सो वी विल गेट एन आइडिया ऑफ कैसे हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक है। सो होता क्या है कि फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए हमें चाहिए एक ट्राई हाइड्रोक्सिल, अब आई डोंट नो किसको कैसे लिखना है, नाम क्या, खैर ट्राई हाइड्रोक्सिल 3 OH वाला एक अल्कोहल हो, ठीक है, 3 OH वाला अल्कोहल, ये जिसको हम नाम देते हैं ग्लाइसिरोल का। वी नीड दिस ग्लाइसिरोल, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप पूरा कर लो, अगर आपको वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है तो यू कैन डू इट वेल। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के साथ क्या है, वी नीड 2 फैटी एसिड्स, ठीक है, 2 फैटी एसिड्स को मिलाना है। तो 2 फैटी एसिड्स का एक फैटी एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को कहा जाता है, जिसमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो दिस इज़ द जनरल फार्मूला। तो एक और इसी तरह दूसरा, ये आपने लेना है। तो एक यहाँ पर आ जाएगा, मैं स्टार लगा रही हूँ बस, बार बार नहीं लिख सकती, ये स्टार, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएंगे। एंड देन तीसरे के साथ क्या लगेगा, फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। एंड फिर फॉस्फेट के साथ अटैच होगा एक नाइट्रोजन स्पेस, यहाँ पर इस केस में है खुलीन, ठीक, खुलीन। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इस लेसिथिन का स्ट्रक्चर है। कहाँ गया, ये इस लेसिथिन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो ये आपको ये दिख रहा है ना, ये जो स्टार्स मैंने बनाए, ये 2 स्टार्स, ये ऐसे करके आप इसको लंबा कर लो, ये इसकी 2 टेल्स है, ठीक है, ये इसकी 2 टेल्स हैं। और ये जो और बाकी रह गया, मेनली इसमें भी बाकी रहने वाले में मेनली ये जो फॉस्फेट ग्रुप हो गया और ये नाइट्रोजन ग्रुप हो गया, ये इसका हेड है। सबको हेड कह सकते हो, बस दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। जो हेड, जो इसकी फिलिसिटी, जो हाइड्रोफोलिसिटी, क्योंकि ये खुद एसिड है ना, एसिड पे एसिड, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट, हेड एंड टेल बन गया, ठीक है। अब ये हेड एंड टेल किस तरह से पड़ा होगा कि जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होंगे दोनों लेयर्स की, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और हाइड्रोफिलिक एंड्स साइड पर हैं। जब ये बनेगा तो सेल का कुछ इस तरह का
स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। होपफुली गेट द आइडिया। नाउ व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है? देखिए, आप ऐसे समझ लो कि लेट्स से हमारी बॉडी के अंदर देयर इज़ वाटर, ठीक है, वाटर तो है। अब कुछ कुछ जगह ऐसी है वाटर में जो कि स्पेशल, जिसमें ऑर्गेनिज प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज का एक गुच्छा प्रेजेंट है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम इन पर्टिकुलर को अलहदा कर लें, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज को अलहदा कर लें। तो इसको अलहदा करने के लिए, क्योंकि देखिए ये भी, इसके अंदर भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि कोई ऐसी बाउंड्री बन जाए कि जो इस पानी को इस पानी से अलहदा रखे। तो उसके लिए जो मेम्ब्रेन बनी वो ये वाली लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन बनी, ठीक है। सो एक सेल को अपनी एक शनाख्त देने के लिए, और ताकि जो है सेल के जितनी भी स्ट्रक्चर्स है वो सेल को एक प्रॉपर स्पेस मिले अपने काम परफॉर्म करने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या हो गया अबाउट द लिपिड मेम्ब्रेन। नाउ लिपिड मेम्ब्रेन के बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, और वो है रिगार्डिंग द, मेरा पेन कहाँ गया, रिगार्डिंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर्स खुद अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखते हो, मैंने एक फजूल सा डायग्राम बनाया, लेकिन जिससे समझने के लिए ना, प्रोटीन्स जो हैं, दो तरह के प्रोटीन्स हो सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है, और एक होता है जिन्हें हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, या इन्हें दूसरा नाम दिया जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। ना पेरिफेरल प्रोटीन्स वो होते हैं जो कि साइड पे हो, पेरिफेरी में साइड पे हो, ठीक है। जैसे अगर ये सेल है ना, इसको पेरिफेरी क्या होगी, ये साइड वाला सर्कमफ्रेंस जिसको कहेंगे, तो जो साइड पे हो, ठीक है। सेल की तो मैंने वैसी बात की जिस पर आ रही हूँ, इसकी भी साइड पे होंगी। जैसे ये क्या है, एक पेरिफेरल प्रोटीन है जो साइड पर प्रेजेंट है, तो इन्हें कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल क्या होते हैं? इंटीग्रल का मतलब होता है किसी के साथ घुल मिल जाना। अब जो प्रोटीन्स विद इन जा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं इनटू दिस लेयर, उन्हें क्या कहेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। जैसे अब ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। अब इन इंटीग्रल प्रोटीन में से आप देख सकते हो, ये वाला जो प्रोटीन है, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है? मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन कहेंगे। तो मेरी बात से आपको क्या समझ आया कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। बट इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं वो उसमें ट्रांस मेम्ब्रेन भी आते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं आते, उसमें इस तरह के प्रोटीन्स भी आ जाते हैं जो मेम्ब्रेन को पूरा का पूरा क्रॉस नहीं कर, लेकिन मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड है। उसमें इस तरह के प्रोटीन आ जाते हैं जो कुछ थोड़ा सा पार्ट ही जो है ना मेम्ब्रेन में एंटर हुआ होता है। तो रिमेंबर, ऑल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स, बट नॉट ऑल इंटीग्रल प्रोटीन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन। इंटीग्रल प्रोटीन इज अ बिगर क्लास एंड ट्रांस मेम्ब्रेन इज अ क्लास, सब क्लास ऑफ इट, ठीक है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अच्छा, इसके बाद जो साइड बॉक्स है उसमें ये बात समझाई जा रही है कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये लिपिड्स और प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इनकी इंटरेक्शन जो हो रही होती है, ठीक है, दिस इंटरेक्शन इज़ नॉट कोवेलेंट। क्योंकि अगर इनकी इंटरेक्शन कोवेलेंट होती तो फिर ये बहुत रिजिड स्ट्रक्चर बनता, और अगर ये रिजिड स्ट्रक्चर बनता तो फिर मूवमेंट, यानी जो कॉन्फर्मेशन चेंजेस, जैसे चैनल्स का खुलना बंद होना, या थोड़ा सा मूव करना, थोड़ी सी स्लाइटली शेप में चेंज आना, ये पॉसिबल ना होता। इट वुड बी अ सॉलिड वॉल लाइक एग्जाम्पल। तो इस वजह से दे आर नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड, दे आर नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड, बल्कि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वगैरह होती हैं जिसके ज़रिए से ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। Now we have the next part, which is the function of the plasma membrane. Now plasma membrane के functions में, function of plasma membrane में क्या क्या आता है? तो plasma membrane की पहला function ये है कि, अच्छा, अब सबसे पहला जो function है प्लाज्मा का वो तो यही है, जैसे कि जो सेल की शनाख्त है, सेल की जो इंटीग्रिटी है उसको बरकरार रखना, सेल का एक बाउंड्री हो जिसमें वो अपने काम कर सके, और जो भी सेल को नीड्स हो उसके मुताबिक की चीज़ों को अलाउ करके वो अंदर आए, और जो सेल की वेस्ट प्रोडक्ट्स है या जो सेल से जो चीज़ों को बाहर निकालना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, उसको बाहर निकाले, सिक्रीशंस को बाहर निकाले। तो दिस इज द फंक्शन, द फर्स्ट फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट इसके साथ एक और जो साथ में पॉइंट है, दैट इज़ द रोल ऑफ इंटीग्रेंट्स। नाउ व्हाट आर इंटीग्रेंट्स? अच्छा, इंटीग्रेंट्स जो होते हैं ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेन। इंटीग्रल प्रोटीन्स में कौन सी टाइप है? ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी कि ये पूरे के पूरे, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इस पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पहला फंक्शन मैं आपको इनका बता दूं कि ये क्या करते हैं, ये बाहर, जैसे सेल है ना,
सेल है, सेल के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जैसे उसमें कोलेजन फाइबर्स होंगे, इलास्टिन फाइबर्स होंगे। तो ये जो प्रोटीन होगा ये क्या करेगा, ये एज अ ग्लू इन फाइबर्स के साथ अटैच हो जाएगा, तो सेल के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर लेता है, ठीक है, ये इसका काम हो गया। सिमिलरली इसका ये काम होता है कि जब प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, जब प्लेटलेट प्लग बनना होता है, आपको कोई कट लग गया है, तो उस दौरान क्या होता है, सारे के सारे प्लेटलेट्स आकर उस पर्टिकुलर उस कट वाली जगह पर आकर जमा हो जाते हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए। तो वो जो प्लेटलेट प्लग बनता है उसमें जो प्लेटलेट्स आकर एक दूसरे के साथ एडहेयर होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो वो जो अटैचमेंट का काम है वो भी उसको भी सपोर्ट करता है ये इंटीग्रेंट्स। इसी तरह से फिर इंटीग्रेंट्स जो है वीपीसीज और ब्लड सेल्स, उनकी जो है मूवमेंट में, उनकी मूवमेंट नहीं, उनकी जो अटैचमेंट होती है ब्लड वेसल्स के साथ। लेट्स ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर कोई इंजरी, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो यहाँ से वाइट ब्लड सेल गुजर आता है, क्योंकि ब्लड तो गुजरता है, ब्लड में वीपीसीज होते हैं, ये वीपीसीज इस ट्रांसफर प्रोटीन के जरिए से यहाँ पर आकर अटैच हो जाती है और फिर इसको सिग्नल मिलता है एंड देन बहुत से फिनोमेना होने के बाद दे कैन मूव टू द इन्फेक्शन साइट्स। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि जो इंटीग्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रेन ट्रांसमिटेड प्रोटीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके मुख्तलिफ अक़साम के फंक्शंस हैं। इस तरह यहाँ पर कोई बाहर सेंस किया, इसने कोई डेंजर सेंस किया या कुछ भी चेंज सेंस किया, सेंस करने के बाद क्योंकि इसका एक पार्ट सेल के अंदर भी होता है, तो फिर ये सेल के अंदर सिग्नल्स भेजता है कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन हो गई, इसको ट्रांसडक्शन या ट्रांसड्यूक्शन जो भी आप कहना चाहते हो, वो फिनोमेना परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यानी कि फिर सेल मूवमेंट, ग्रोथ। अच्छा, मूवमेंट में कैसे अपना रोल प्ले करता है? मूवमेंट में ऐसे रोल प्ले करता है कि जो सेल होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर की तरफ साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होता है, एक्टिन मायोसिन वगैरह के साथ, और बाहर ये किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे सेल सीडोफोडिया बनाएगा, जैसे एमीबर्ड्स का सीडोफोडिया होता है ना, इस तरह यहाँ पर भी सीडोफोडिया बनता है। तो आप इस तरह एक समझ सकते हो कि आप किसी भी अपने हाथ से किसी पर्टिकुलर जगह को किसी ग्रिप करते हो और उसके बाद अपने पाँव को मूव करते हो ताकि आगे जा सको। इस तरह सेल क्या करता है, ग्रिपिंग वाली जो काम होगा वो इस मेम्ब्रेन से लेगा और फिर जो साइटोस्केलेटन में एक्टिन मायोसिन वगैरह होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सेल आगे मूव करता है, ठीक है। तो फिर साइड बॉक्स में ये समझाया गया है कि अब आखिरी जो बात यहाँ पे साइड बॉक्स में बताई गई है कि क्योंकि अब जैसे हमने डिस्कस किया कि इंटीग्रेंस बहुत से रोल्स प्ले कर रहा है, जैसे मूवमेंट में रोल प्ले कर रहा है, अटैचमेंट में रोल प्ले कर रहा है, एग्रीगेशन में रोल प्ले कर रहा है, सिग्नल्स में रोल प्ले कर रहा है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इन सब चीज़ों में, ग्रोथ में, मूवमेंट में, इन सब चीज़ों में अपना रोल प्ले करता है। तो जो ट्यूमर्स वगैरह हो गए, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, इस तमाम प्रॉब्लम्स, डिजीज़ में भी अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है। और कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ट्यूमर के लिए लेते हैं। ट्यूमर जो होगा, ट्यूमर के सेल्स है ना, उनको जो है ना, लेट से स्प्रेड होना है बॉडी के अंदर, लेट से ए बॉडी के इस पार्ट में जो है ट्यूमर हुआ है उसको यहाँ तक आना है, तो ये मूवमेंट कौन हेल्प करवाएगा इस मूवमेंट में? ये क्योंकि ये खुद भी सेल है ना, तो इसकी मूवमेंट में हेल्प कौन करवाएगा? इंटीग्रेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेंस मूवमेंट में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो मेटास्टेसिस करवा रहा है। इसी तरह ट्यूमर्स जो हैं, क्योंकि ये अंदर सेल के अंदर सिग्नल्स देता है, ठीक है, ग्रोथ की, डिफ्रेंशिएशन की, एक्सेट्रा चीज़ों की, तो ट्यूमर्स की ग्रोथ में भी अपना रोल प्ले करेगा। इस तरह ट्यूमर स्प्रेड करेगा, कैंसर स्प्रेड करेगा। सिमिलरली वायरल इन्फेक्शन हो गए। ऑस्टियोपोरोसिस का मैं बताऊँ तो ऑस्टियोपोरोसिस में कैसे काम करता है? एक्चुअल में ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस है कि जब जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो बोन को बहुत ज़्यादा रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। दो तरह के सेल्स होते हैं ना, ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं और ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स हैं। तो जो क्लास्ट होते हैं, जब ये बोन को डिस्ट्रॉय, नॉर्मली बॉडी के अंदर बैलेंस होता है इन दोनों का, कि ऑस्टियोक्लास्ट बोन को रीअब्सॉर्ब करते हैं बट बैलेंस तरीके से। अब अगर इस ऑस्टियोक्लास्ट की, ये ऑस्टियोक्लास्ट जब बोन पर अटैच होंगे उसके बाद फिर ये बोन को रीअब्सॉर्ब करेंगे। अब अगर ये ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज़्यादा अटैच होने लग जाए बोन पर, तो बोन ज़्यादा रीअब्सॉर्ब होगा। तो इसकी जो अटैचमेंट होती है, इसमें कौन हेल्प करता है? इंटीग्रेंस हेल्प करते हैं। नॉर्मल केस में भी इंटीग्रेंस ही हेल्प करे, लेकिन इंटीग्रेंस वहाँ पर एक बैलेंस तरीके से काम करे, और जब एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो इंटीग्रेंस बहुत ज़्यादा है और ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज़्यादा ही अटैच होने लग जाएगी बोन पर और उसको रीअब्सॉर्ब करेंगे, ठीक हो गया। अब हम जो है इन्हीं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के रिलेटेड दो क्लिनिकल स्टडी कर लेते हैं जो कि साइड बॉक्सेस में अगेन से दी हुई है, ठीक है। क्लिनिकल्स, एक क्लिनिकल है रिलेटेड टू MDR1, ठीक है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, एंड इसके अलावा सिस्टिक फिब्रोसिस। ओके, सबसे पहले हम MDR1 की बात करते हैं। जो MDR1 है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये एक्चुअल में एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, P ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अगर किसी भी इंसान के अंदर ये बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर मेम्ब्रेन,
तो जो सेल्स होते हैं, इसका बेसिक काम क्या होता है इस ट्रांसमिशन का? इसका काम ये होता है कि अगर कोई पेशेंट, कोई बंदा है, वो जो है एंटी ट्यूमर ड्रग्स दे रहा है, एंटी कैंसर ड्रग्स दे रहा है, ऐसे ड्रग्स जो कैंसर को ख़त्म करना चाहते हो, वो ये लेता है, तो नॉर्मली उन ड्रग्स को काम करना होगा तो वो सेल के अंदर आएंगे, उसको अब्जॉर्ब होगा, फिर वो काम करेंगे अपना। तो वो जब सेल के अंदर आ जाते हैं तो ये ट्रांसमिशन प्रोटीन क्या करता है, ये उसको बाहर भेज देता है, यानी ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि वो अपना असर दिखा सके विद इन द सेल। तो ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होते ये जो ड्रग्स हम दे रहे होते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन प्रोटीन की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ओवर इफेक्टिव काम कर रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट जिनको कैंसर है उनको ट्रीट कैसे किया जाए? क्योंकि जब भी हम एंटी ट्यूमर ड्रग देंगे, जैसे कि एंटी ट्यूमर ड्रग में यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई हैं वो है एड्रामाइसिन, डॉक्सोरेबिसिन और पिनब्लास्टीन। तो ये काम नहीं कर पाएंगे, और भी बहुत से ड्रग्स हो सकते हैं, बस ये 3 नाम दिए हुए हैं। सो फिर हम इनहिबिटर्स देंगे, ठीक है, वो इनहिबिटर्स जो कि हाईली सेलेक्टिव होंगे, हाईली स्पेसिफिक होंगे, कि वो जाएं और फिक्स इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को इनएक्टिवेट कर दें। जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो फिर इजीली जो है, जब एंटी ट्यूमर ड्रग सेल के अंदर जाएगा तो कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होगा कि उसको बाहर निकाल सके और अपना काम दिखा देगा, ठीक है, और ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव भी होगी। सेकेंड है सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में। सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है, अगेन से वी हैव अ मेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको हम कहते हैं CFTR, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, दिस इज द होल, मुझे इसका पूरा नाम नहीं आता था, तो ये पूरा इसका नाम है, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टर रेगुलेटर। ये CFTR का काम क्या होता है, पहले आप इसका नॉर्मल फॉर्म समझ लो, एबनॉर्मल आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये सेल है, ठीक है, और ये वो मेम्ब्रेन है। इसका काम क्या होता है कि सेल के अंदर जो क्लोराइड आयन होता है उसको बाहर निकालता है। जब क्लोराइड बाहर चला जाता है, लेट्स से ये कोई पाथवे है, कोई ल्यूमिन है, ठीक है, ल्यूमिन है, जब ये बाहर आ जाता है तो यहाँ पर क्लोराइड जहाँ क्लोराइड जाता है वहाँ उसके साथ पानी भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो म्यूकस बनता है, इस ल्यूमिन के अंदर जो म्यूकस बनेगा वो क्या होगा, वो वाटरी होगा, यानी कि वाटरी, विस्कोसिटी उसकी कम होगी, वो थिन सा होगा, और सीलिया उसको इजीली मूव करवा सकता है, ठीक है, सीलिया उसको इजीली मूव करवा सकता है। अब इन केस अगर इसकी म्यूटेशन हो जाए, इस जीन की म्यूटेशन कहाँ पे होती है, म्यूटेशन होती है ऑन द 508, क्योंकि ये खुद एक प्रोटीन है तो ये अमाइनो एसिड से बना होता है, तो जो अमाइनो एसिड नंबर 508 है उस पर डिलीशन हो जाती है, किसकी, फिनाइलएलानीन रेसिड्यू की। फिनाइलएलानीन अमाइनो एसिड जो है वो डिलीट हो जाता है, 508 वाला अमाइनो एसिड डिलीट हो जाता है। जब डिलीट हो जाता है, अब ये जो जीन है काम नहीं कर सकता। अब जो क्लोराइड है वो सेल से बाहर नहीं जा पा रहा, जब सेल से बाहर नहीं जा पा रहा तो क्या होगा, ये सेल के अंदर रहेगा, तो पानी अब सेल के अंदर आ रहा है, अब पानी जो है यहाँ से अंदर आ रहा है, अब म्यूकस जो होगा वो थिक होने लग जाएगा, विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाएगी, इसीलिए उसको बाहर निकाल नहीं पाएगा, वो ब्लॉक होने लग जाएगा, एंड प्रॉब्लम है इन्फेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द CFTR। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया। अगले एपिसोड में मिलेंगे इंशाल्लाह, अगले पार्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।